हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको लाइफ साइकिल का वाटरफॉल मेथड पढ़ाऊंगा। वाटरफॉल मेथड में जो सारे फेसेस रहते हैं, पूरे फेसेस एक सीक्वेंस में चलते हैं। एक फेज खत्म होने के बाद ही दूसरा फेज स्टार्ट होता है। जैसे इनिशिएशन खत्म हुआ, फिर आपका प्लानिंग स्टार्ट होगा, प्लानिंग खत्म होगा तो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। जस्ट लाइक वाटरफॉल, वाटरफॉल जैसे फॉल करता है स्टेप बाय स्टेप, इसलिए इसको वाटरफॉल मेथड नाम दिया हुआ है। अदरवाइज बाकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है कि वाटरफॉल जैसा ही चलता है कि एक फेज कंप्लीट हुआ, फिर दूसरा स्टार्ट हुआ, दूसरा कंप्लीट हुआ, तीसरा स्टार्ट हुआ। तो एक बहुत ही सिंपल मेथड है और थोड़ा रिजिड टाइप का है। फ्लेक्सिबिलिटी इसमें थोड़ी कम है, मानता हूं, बट ठीक है। अब देखते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या गैदर करना चाहता है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है। तो ये जो अपना मेन इसका जो पर्पस है, पहले तो इस सारे सिस्टम को अंडरस्टैंड करना चाहता है और फिर उसका जो डॉक्यूमेंटेशन करना चाहता है। अभी कैसे होगा ये, इस आपका जो सिस्टम को समझना फिर उसको डॉक्यूमेंटेशन का काम है। ये होता है जो भी उसके स्टेक होल्डर्स है उनसे बातचीत करके, उनका इंटरव्यू लेके, उनसे इंफॉर्मेशन गैदर करके, और जो सिस्टम पे काम करना है उसको एनालिसिस करके, उस या कोई जिस प्रोसेस पे वर्क करना है उस प्रोसेस को एनालाइज करके, ये आपका हो सकता है। और फिर जितने भी डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं अपना उसके आधार पर, उन डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करके, ये जैसे रिक्वायरमेंट्स मिल जाती हैं तो हमको एक डॉक्यूमेंट मिल जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट मिलता है। उसको हम नाम देते हैं रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। ठीक है। अब उसके बाद फिर सिस्टम डिजाइन होता है। अभी इसका सिस्टम डिजाइन में क्या होता है कि जो हमारे को डॉक्यूमेंट मिला रिक्वायरमेंट वाला, उसके आधार पर एक सिस्टम को डिजाइन करना रहता है। अब वो सिस्टम यानी एक फ्रेमवर्क डिजाइन करना रहता है कि किस प्रकार से काम होगा, अब यानी किसी भी प्रोजेक्ट के डिलीवरेबल्स कैसे आएंगे, राइट। अब इसको कैसे होता है, सबसे पहले तो हमारे सिस्टम के आर्किटेक्चर को हमको डिफाइन करना पड़ता है, राइट। आर्किटेक्चर को डिफाइन करना मीन्स कौन कौन से पार्ट्स रहेंगे, कौन कौन से टास्क रहेंगे, मतलब एक तरीके से वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर हम इसको बोल सकते हैं, राइट। तो एक पूरा सिस्टम का आर्किटेक्चर हो गया। उसके बाद फिर क्या, वो उस सिस्टम के आर्किटेक्चर के अनुसार कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए, फिर उनकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मेन पावर है तो आप बोलोगे उस पर क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशन चाहिए, उसकी टेक्निकल कॉम्पिटेंसी। मशीनरी चाहिए तो मशीनरी की टेक्निकल कॉम्पिटेंसी, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, ये सारी हमको चीज चाहिए रहती है। तो वो ये क्रिएट करता है हमारा अपना सिस्टम डिजाइन में, ये हम एक पार्ट हम लेते हैं। फिर इसके बाद जो मॉनिटरिंग के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, टेस्टिंग के लिए हमको क्या क्या चीजें चाहिए, ये पूरा प्लान आ जाता है इसमें। तो इससे हमको एक आउटपुट में मिल जाता है, हमको सिस्टम डिजाइन डॉक्यूमेंट मिल जाता है और सारे के सारे टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हमको मिल जाते हैं। इस आधार पर हम फिर आगे हम इम्प्लीमेंटेशन फेज में आ जाते हैं, जिसको हम एग्जीक्यूशन फेज भी बोलते हैं। अब इम्प्लीमेंटेशन में हम क्या करते हैं, पूरा इसको डेवलप करते हैं एज पर प्लान। हमारे सिस्टम को, जो सिस्टम प्लान पे आया था, अब उसको हम कंक्रीटिंग करते हैं। जो डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस हमको मिले, जो डिटेल्ड डिजाइन हमको मिली, उस आधार पर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब इसके लिए क्या एक्टिविटी करते हैं, हमको किस प्रकार से किया जाता है, जो भी हमको डिलीवरेबल देना है उसको तैयार करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की बात करें, तो फिर हमको जैसे कोड लिखना है तो हम कोड लिखना शुरू कर देंगे। लेकिन कैसे लिखेंगे, उसके कोडिंग स्टैंडर्ड्स के ना फॉलो करते हुए। अगर हमको कंस्ट्रक्शन का काम करना है तो कंस्ट्रक्शन का काम करना शुरू करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, आईएस कोड और आईआरसी कोड और नेशनल बिल्डिंग कोड के आधार पर। तो हम कोड को फॉलो करेंगे, जो भी स्टैंडर्ड कोड है किसी भी काम को करने के लिए हम स्टैंडर्ड कोड को फॉलो करेंगे, ठीक है। अब इससे हमको क्या मिलेगा, एक डिलीवरेबल मिलेगा। जो पर्पस था हमारा, जो टास्क था, एक टेंजिबल चीज हमको मिल जाएगी कि जिसको हम बोलते हैं मूर्त रूप मिल जाएगा उस चीज का, जिसको हम बोल सकते हैं हाँ ये प्रोजेक्ट यहाँ पर हमने ये वाला टास्क कंप्लीट किया और हमारा ये चीज हो गया। फॉर एग्जांपल अगर हम हाउसिंग प्रोजेक्ट की बात करें, तो प्लिंथ लेवल तक का टास्क कंप्लीट हो गया तो हम बोलेंगे हाँ अभी हमारा प्लिंथ कंप्लीट हो गया, तो ये आउटपुट आ गया। अब प्लिंथ से कैसे डिजाइन करना था, कैसे प्लान करना था, वो प्लानिंग स्टेज में आ गया, बट एग्जीक्यूशन में प्लिंथ बनकर तैयार हो गया। तो ये आउटपुट आता है हमारा, राइट। अब इसके बाद फिर इंटीग्रेशन होता है। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स में इंटीग्रेशन और टेस्टिंग का बहुत काम आता है, और ऑटोमोबाइल प्रोजेक्ट्स में भी हमको इंटीग्रेशन और टेस्टिंग का काम आता है। हाउसिंग प्रोजेक्ट में हमको नहीं आता, क्योंकि हाउसिंग प्रोजेक्ट एज अ होल बनता है। तो वो क्या है अपना
रनिंग में ही इंटीग्रेट होता चला जाता है, राइट? लेकिन ऑटोमोबाइल और सॉफ्टवेयर में क्या है, पार्ट्स अलग-अलग उसमें मिलते हैं। इवन इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पार्ट्स अलग-अलग जगह पर अलग-अलग पार्ट बनते हैं और उसके बाद फिर उनकी असेंबली होती है। ऐसे सॉफ्टवेयर के भी जो है ना अलग-अलग पार्ट अलग-अलग टीम हैंडल करती है, फिर उनका इंटीग्रेशन होता है। अब इंटीग्रेशन होने के बाद उसकी टेस्टिंग भी ज़रूरी है। तो इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग का पर्पस ही ये है कि इस अपना जो एक ऐसा सिस्टम डिजाइन हो कि किस प्रकार से इंटीग्रेट किया जाएगा अलग अलग कंपोनेंट्स को, फिर उनको टेस्ट कैसे किया जाएगा कि वो वैसा ही परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसमें यही हमको एक्टिविटी करनी पड़ती। जितने भी डेवलप्ड कंपोनेंट्स आते हैं उनको हम आपस में जोड़ देते हैं, फिर उनकी टेस्टिंग करते हैं कि टेस्ट करने के दौरान कोई अपना कंपोनेंट माल फंक्शनिंग तो नहीं कर रहा है। तो इससे हमको क्या मिल जाता है, हमको मिल जाता है एक इंटीग्रेटेड सिस्टम मिल जाता है या इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट मिल जाता है और उसके टेस्ट के रिजल्ट्स भी मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग वाला फेज भी काम करता है। इसके बाद होता है डिप्लॉयमेंट। अपना डिप्लॉयमेंट माना जो भी हमने प्रोडक्ट बनाया उसको डिलीवरी करना, या जो भी हमने सॉफ्टवेयर बनाया उसको डिप्लॉय करना, या जो हमने प्रोडक्ट बनाया उसको प्रोडक्ट को डिलीवर करना। इस प्रकार से इसका डिप्लॉयमेंट होता है। अब इसकी जो एक्टिविटी हमको करनी पड़ती है, हमको पूरे सिस्टम को प्लान करना पड़ता है, फिर उसके पूरे सिस्टम को एग्जीक्यूट भी करना पड़ता है। और जो एंड यूजर है उस सिस्टम को यूज करने वाला है, जैसे हम लोगों ने बनाया सपोज कीजिए ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट बनाया। अब ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट बनाया तो यूजर उसको यूज कैसे करेगा, राइट? या फिर हमने कोई सॉफ्टवेयर बनाया तो सॉफ्टवेयर कैसे रन करेगा एंड यूजर, तो उसकी ट्रेनिंग का भी पार्ट रहता है। डिप्लॉयमेंट मतलब ट्रेनिंग भी डिप्लॉयमेंट का एक पार्ट रहता है। तो इसका आउटपुट से हमको मिल जाता है, एक डिप्लॉयमेंट सिस्टम मिल जाता है, मैनुअल्स मिल जाते हैं कि किस प्रकार से इसको काम किया जाए, गाइड्स मिल जाती हैं, ठीक है? इसके बाद एक पार्ट आता है मेंटेनेंस एंड सपोर्ट। आफ्टर सेल सर्विस आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। जो भी आप प्रोडक्ट खरीदो, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसकी वारंटी कितना है, गारंटी कितना है, उसके आधार पर हमारा खरीदारी का डिसीजन होता है, राइट? तो मेंटेनेंस एंड सपोर्ट इसको एंश्योर करता है कि जितना टाइम का गारंटी वारंटी हमने दिया हुआ है, उस गारंटी वारंटी में हमारे एंड यूज़र को सपोर्ट मिलता रहे, मेंटेनेंस का भी सपोर्ट मिलता रहे, ठीक है ना? तो इसके लिए हमको मतलब इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारे एंड यूजर कभी भी, या वो भी एक स्टेक होल्डर है, उसकी एक्सपेक्टेशन हमेशा मीट होती रहे, उसकी उम्मीदों पर हम हमेशा खरे होते रहे। अब इसके लिए करना क्या, एक्टिविटी करना पड़ता है कि जो भी इश्यू आता है हमारे प्रोडक्ट में, हमारे डिलीवरेबल में या हमारे सॉफ्टवेयर में कोई बग आता है, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे या उसको सॉल्व करके देना है। और जो भी अपडेट्स हैं, क्योंकि हम यूजुअली सॉफ्टवेयर्स में क्या हर थोड़े थोड़े समय के बाद कोई ना कोई बग आ जाता है और सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके एक अपडेट रिपोर्ट हमको मतलब एक अपडेट सॉफ्टवेयर हमको देते रहना पड़ता है। तो वो अपडेट देने से हमारे सॉफ्टवेयर सही रन करते हैं, ठीक है? तो आउटपुट इसका हमको क्या मिलता है, हमको अपडेटेड सिस्टम मिल जाता है हमको, और मेंटेनेंस का डॉक्यूमेंटेशन मिल जाता है, ठीक है ना? अब बात करें वाटरफॉल मेथड के एडवांटेजेस की, तो इसमें एडवांटेजेस बहुत है। क्लैरिटी, ये एकदम क्लियर है, मतलब बहुत सिंपल। आपको मतलब बच्चा भी देख के समझ जाएगा कि यार इस फेज के बाद हम ये वाला फेज करने वाले हैं, राइट? सिंपल है, सिंपलिसिटी एकदम सिंपल है, यानी करने में बहुत ही आसान। कहीं पर भी कोई एकदम बहुत ज्यादा एक्सपर्टाइज की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है। टास्क इसके वेल डिफाइंड रहते हैं, वेल डिफाइंड फेसेस, यानी इनिशिएशन का एक फेस है, प्लानिंग का एक फेस है, एग्जीक्यूशन का फेस है, मॉनिटरिंग का फेस है, क्लोजर का फेस, ये सब एक के बाद एक काम करते हैं। तो ये वेल डिफाइंड है, ठीक है ना? डॉक्यूमेंटेशन आसानी से कर सकते हैं हम, क्योंकि एक फेज कंप्लीट हो जाएगा, उसका डॉक्यूमेंटेशन कर लो, फिर दूसरा फेज स्टार्ट कर लो, दूसरा फेज कंप्लीट हो जाए, उसका डॉक्यूमेंटेशन कर लो। तो डॉक्यूमेंटेशन काफी ईजी है। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो डिसएडवांटेज फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। इसमें आप चेंज को इनकॉर्पोरेट करना चाहो तो बड़ा डिफिकल्ट है, जबकि आइटरेटिव और इंक्रीमेंटल में चेंज वो एडाप्टिव नेचर के हैं, उसमें आप जो भी चेंज लाते हो वो बहुत जल्दी एडाप्ट कर लेते हैं। आपका प्रोडक्ट पूरा तैयार हो जाता है, उसके बाद ही आपको फीडबैक मिलता है। तो इसका एक डिसएडवांटेज है कि इसमें हमको फीडबैक लेट मिलता है, राइट? दूसरी बात क्या है कि इसमें जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको एड्रेस करने की अपॉर्चुनिटीज हमारे पास बहुत लिमिटेड रहती है, जबकि एडाप्टिव में हमको जिसमें चेंज पॉसिबल हो उसको रिस्क को मैनेज करने की हमको पॉसिबिलिटी रहती है। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने आज वाटरफॉल मेथड ऑफ लाइफ साइकिल देखा, समझा और
जाना कि ये किस प्रकार से वर्क करता है और इसकी एडवांटेजेस भी आप लोगों ने पढ़ी, डिसएडवांटेजेस भी पढ़ी और उसका पूरा प्रोसेस आप लोगों ने समझा। तो आज के लिए इतना ही, हम अपने अगले लेक्चर में लाएँगे आइटरेटिव मेथड ऑफ लाइफ साइकिल। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।